हेलो जय हिंद दोस्तों। आज इतना तो ठान के जरूर आया हूं कि वीडियो देखते देखते ही लगभग लगभग आपकी अच्छी खासी तैयारी कराने वाला हूं इस वीडियो में। ये मैं आपसे वादा करता हूं, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना। इतना कॉन्फिडेंट है कि जो बताऊंगा वो देखते देखते ही तैयार होता चला जाएगा, पूरा सीक्रेट पता चलता चला जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग डालना है, क्या क्या तैयार करना है, किस तरह की चीजें पहले आपको तैयार कर लेनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। यानी कुल मिला के कह सकते हो 50 से 60 नंबर की तैयारी पूरी दमदार इस वीडियो में आपकी करा दूंगा। ठीक है, तो पूरी तरह से कह सकते हो कि 50 से 60 नंबर की तैयारी इस वीडियो को देखते देखते आपकी आसानी से हो जाएगी। चाहे आप साल भर इंग्लिश पढ़े हो या नहीं पढ़े हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपको बेहतर तैयार कराएगा, ये मैं वादा करता हूं। ठीक है, तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में काफी सारा कुछ होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा है लेटर। ठीक है, लेटर एक ट्रिक के दम पे, अभी मैं जो कह रहा हूं साबित भी करके दिखाऊंगा। एक ट्रिक के दम पे 4 से 5 लेटर, यहां तक कि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट वाला वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में लेटर किस तरह का पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, और बिना रटे थोड़ा सा बस बदलाव करके कई सारे लेटर तैयार कर सकते हो। यानी एक लेटर पे काम करोगे तो कई सारे लेटर अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो लेटर पूछा जाता है वो न्यूज़पेपर के एडिटर को पूछा जाता है। किसको पूछा जाता है? न्यूज़पेपर के एडिटर को। और प्रॉब्लम को लेकर के पूछा जाता है कि हमारे मोहल्ले में इलेक्ट्रिक सप्लाई सही से नहीं, हमारे मोहल्ले में वाटर सप्लाई सही से नहीं, हमारे मोहल्ले में रोड सही नहीं है, हमारे मोहल्ले में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो, इससे रिलेटेड लेटर पूछा जाता है। और अगर प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा एप्लीकेशन 12th में अगर पूछा गया है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर के पूछा गया है। और दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फीस माफी को लेकर के पूछा गया है। सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कम से कम समय में। ठीक है, तो ध्यान से देखने की कोशिश करो। सबसे पहले लेटर कोई भी आए, किसी भी टॉपिक पे आए, कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे हर बार सेम लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब लेटर लिखा जाता है तो लेटर में सबसे पहले तुम खुद का एड्रेस देते हो, खुद का एड्रेस बताते हो, यानी सेंडर का एड्रेस। तो पहला सेंडर का एड्रेस होता है खुद का एड्रेस। तुम अगर अपना एड्रेस नहीं देना चाहते हो, भूल जाते हो, तो यही रट लो हमेशा, B17/5 सेक्टर नंबर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, ये हो गया पिन कोड। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि क्या एकदम एग्जैक्टली नंबर याद रखना पड़ेगा, कोई नहीं मेरे भाई, अपने मन से कुछ भी अंड बंड भर सकते हो। ठीक है, कोई नहीं भाई, 17/5 की जगह 2/3 4/5 कुछ भी भर सकते हो, सेक्टर नंबर 5 की जगह कुछ भी भर सकते हो, लेकिन शुरू में सेंटर का एड्रेस रहेगा, लेटर कुछ भी हो। अभी फिलहाल मैंने लिया है वाटर सप्लाई पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे न्यूज़पेपर को लिखना है, डेमो के तौर पे लिया हूं, इसको सीखने के साथ साथ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक हो जाएगा तो दूसरा काम क्या करोगे, जो लेटर तुम लिख रहे हो, किस तारीख को लिख रहे हो, किस डेट पे लिख रहे हो, दूसरे सेकंड नंबर पे डेट लिखा जाता है। पहला सेंटर का एड्रेस, फिर उसके बाद डेट लिखोगे। जैसे मैंने 15 फरवरी 2026 लिखा, तो तुम भी यही लिख देना, कुछ भी लेटर आए अपने मन से कुछ छोड़ डाल देना। बस ये ध्यान में रहना चाहिए कि लेटर जब भी आता है तो पहला काम होता है कि खुद का एड्रेस लिखना होता है, दूसरा क्या होता है कि तुम अपना डेट लिखते हो, जिस तारीख पे लिख रहे हो। इतना कर लोगे भैया, बहुत सही बहुत सही। फिर उसके बाद तुम लेटर लिख किसको रहे हो, भैया, तो तुम कहोगे मैं न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां लेटर किसको पूछा गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। हमारे मोहल्ले में बार बार क्या हो रहा है कि पानी की सप्लाई कट जा रही है, इस वजह से मैं छोटे वहां के कर्मचारी को जब बोल रहा हूं तो साला सुनवा नहीं कर रहा, इसे करके एकदम पसर के सुता हुआ कर रहा है, देखा जाएगा बाद में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब छोटे मोटे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं अपने नगर की समस्या के लिए, क्या करूंगा, किसी न्यूज़पेपर के अखबार में लिखाऊंगा, ताकि उसको पढ़ करके बड़ा अधिकारी तुरंत एक्शन ले, हाईलाइट हो जाएगी बातें, तो एक्शन लेगा ही लेगा। समझ रहे हो, तो मैं एडिटर को लिख रहा हूं। तो तीसरे नंबर पे तुम क्या करोगे, जिसको तुम लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम लेटर में भेजोगे उस तक तो पहुंचाएगा कौन, पोस्ट मास्टर जो होगा, जो लेटर तुम्हारा पहुंचाएगा, उसको बताओगे भैया कि कहां पहुंचाना है, तब ना, नहीं तो जहरा मन तहरा ले जाएगा। तो इसका मतलब तुम किसको लेटर लिख रहे हो, जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस तुम्हें लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं एडिटर को लिख रहा हूं, इसलिए एडिटर का एड्रेस यहाँ पे है, क्या है, द एडिटर। किसको लिख रहे हो, द एडिटर। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल। समझ रहे हो, क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल। वैसे लेटर प्रिंसिपल पे नहीं आता है, प्रिंसिपल पे एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एडिटर। अब एडिटर लिखने के बाद आपको बताना पड़ेगा ना कि कहाँ काम करता है, दैनिक भास्कर में काम करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता है, दैनिक जागरण में काम करता है, तो ये कहाँ काम करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो हर बार यही लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द एडिटर लिखना हर बार। एडिटर पे जब भी पूछेगा यहाँ तक चिपका देना। ठीक है, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देना, दिल्ली लिख देना, बगल में कुछ भी मन भर देना, नंबर 4-5 तो। ठीक है, यहाँ तक समझ आई मेरी बातें। तो यहाँ तक जैसे ही करोगे ना, तो तुम मानो या ना मानो, तुमने 3 नंबर कमा लिया 10 नंबर में। आधा नंबर कोई माई का लाल नहीं काट सकता, जिस टेक्निक पे मैं बता रहा हूं। समझ रहे हो ना, 3 नंबर आराम से तुमने कमा लिया, आराम से इजी तरीके से। इतने पे 3 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, अब आती है बारी कि यहां तक जब हो जाएगा सर, तो अगला क्या करेंगे, चौथे नंबर पे आप सब्जेक्ट डालोगे कि किस सब्जेक्ट पे तुम लेटर लिख रहे हो।
तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है लेटर लिखने का? तो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है कि तुम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो लेटर वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो तुम यहां पूरा ये जो लिखा हुआ है पूरा सब्जेक्ट में मत भरना, बस तुम्हारा मुद्दा क्या है, तुम्हारा मुद्दा क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम वाटर सप्लाई का है तो यहां पे लिख दोगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। अगर यहां पे बिजली कटौती की प्रॉब्लम होती वाटर सप्लाई की जगह पे इलेक्ट्रिक सप्लाई, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो यहां पे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। अगर बैड कंडीशन ऑफ रोड होता तो यहां प्रॉब्लम ऑफ बैड कंडीशन ऑफ रोड। क्लियर हुआ? पॉल्यूशन पे होता तो बैड कंडीशन ऑफ पॉल्यूशन, समझ रहे हो, या प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। बस इतना लिखना है, चिपकाना है मेरे भाई, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। क्या यहां तक समझा? यहां तक अगर आपने समझ लिया, यहां तक क्लियर कर लिया, तो आगे देखो यहीं पे सब स्टूडेंट फंसते हैं। ये जो पैराग्राफ होता है इसी को कहते हैं स्टूडेंट कि सर बहुत दिक्कत होता है पढ़ने में, तैयार करने में। लो मेरे भाई, यहां पे अगर आप देखो बीच बीच में काला काला अक्षर में मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, काले काले अक्षर में जो लिखा है वहीं पे केवल थोड़ा सा बदलना है। कोई भी आए बस वहीं पे थोड़ा सा बदलना है, बाकी सब में सेम रखना है। चाहे बैड कंडीशन ऑफ रोड आए, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई है, चाहे वाटर सप्लाई है, चाहे पोल्यूशन है, जो कि इनमें से आएगा ही आएगा, ये बात आप भी जान रहे हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इतना बस चेंज करना है। बस ये जो नीले रंग में लिखा हुआ है उसे बस एक बार तैयार करना है, यानी 4-5 लेटर मत तैयार करो, बस केवल एक तैयार कर लो। और तैयार करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, मैं हूं ना। देखो एक एक चीज बता रहा हूं। सबसे पहले यहां तक जब हो जाएगा तो अगले स्टेप में लिखना डियर सर, डियर मैम। थोड़ा रिस्पेक्ट दोगे ना उसको भाई, इज्जत दोगे तभी ना तुम्हारा बतिया सुनेगा। ठीक है, तो डियर सर मैंने लिख दिया। उसके बाद तुम कोई भी लेटर लिखो, कोई भी लेटर लिखो, क्या तुम्हारा एड्रेस बदल जाएगा? नहीं ना। तुम चाहे बैड कंडीशन आप रोड पे लिखो, चाहे वाटर सप्लाई पे लिखो, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई पे लिखो, लेकिन तुम्हारा एड्रेस तो वही रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है तुम खुद पढ़ के देख लो। यहाँ पे तुम एड्रेस लिखे हो, आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश। अब बताओ ये जो तुम्हारा एड्रेस है क्या ये बदल जाएगा? ये तुम अपना खुद का एड्रेस लिख रहे हो कि मैं कहां का हूं, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। उसके बाद तुम क्या लिख रहे हो? आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो प्रॉब्लम अबाउट। यहां तक सब में चिपका सकते हो, यहां तक सब में चिपका सकते हो। यहां तुम बोल रहे हो कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं और अपने प्रॉब्लम को शो कर रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं इस लेटर के अंदर, समझ रहे हो? तो यहां पे आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो प्रॉब्लम अबाउट, यहां तक सब में सेम चिपका सकते हो, सब में सेम चिपका सकते हो। अब यहां क्या है? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई होता तो क्या लिखते? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। केवल चेंज होता वाटर सप्लाई की जगह इलेक्ट्रिक सप्लाई, बाकी सब में सेम रहेगा या नहीं? बताओ, इलेक्ट्रिक सप्लाई में लिखोगे तो क्या अपना लोकेशन नहीं दोगे, अपना जगह नहीं बताओगे? हाँ, चाहे तुम इलेक्ट्रिक सप्लाई लिखो, चाहे वाटर सप्लाई लिखो, चाहे बैड कंडीशन ऑफ रोड लिखो, चाहे पोल्यूशन लिखो, कुछ भी लिखोगे, क्या ये सब सभी में नहीं चिपका सकते? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं और उसमें अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहता हूं। क्या ये बात सब में चिपका सकते हो कि नहीं? मजा आया? ठीक है, फिर आगे कह रहा है वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब तुम आगे बता रहे हो कि इस वाटर सप्लाई जो बार बार कट जा रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लिखा है ना वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब बताओ, चाहे बैड कंडीशन हो रोड, चाहे वाटर सप्लाई का दिक्कत है, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई का दिक्कत है, चाहे पोल्यूशन का दिक्कत है, ये सब में, इन सब में क्या वहां की जनता को जूझना पड़ेगा? दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी ना, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ना। तो ये बात सब में लिख सकते हो कि नहीं? वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पीपल हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर सप्लाई की ब्रेक हो जाने से वहां के लोगों को, वहां की जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लिखा है ना यहाँ पे फेस मैनी डिफिकल्ट ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। फेस का मतलब होता है सामना करना। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये चीजें सब में लिख सकते हो कि नहीं? इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा तो बस इलेक्ट्रिक सप्लाई डाल दो, वाटर सप्लाई हटा करके। अगर आपका बैड कंडीशन ऑफ रोड है तो यहाँ पे बैड कंडीशन ऑफ रोड लिख दो। बस याद रखना बैड कंडीशन ऑफ रोड और पॉल्यूशन जब लिखना तो उस दौरान ये जो ब्रेक डाउन शब्द लिख रहे हो वो मत करना। इतना छोटा तो सेंस लगा सकते हो ना, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कटना, तो बार बार थोड़ी ना रोड कटेगा। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हटा देना, बाकी सब सेम रखना। फिर आगे यहां तक जब तुम पहुंच जाओगे तो उसके बाद क्या है? आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को, इस प्रॉब्लम को आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिक करें। क्या ये बात केवल वाटर सप्लाई के लिए है? क्या ये बात सभी में लागू होता है कि नहीं? क्या ये बात सभी में लागू होता है कि नहीं? क्या आपने नहीं कहा था कि रेल मांगा गया था? क्या आपने नहीं कहा था कि रेल मांगा गया था? अगर रेल मांगा गया था, नहीं कहा था तो नहीं मिलेगा, जाइए। लालू यादव कुछ याद आया? ठीक है, मजाक कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। तो ये चीज सब में चिपका सकते हो। फिर सो, अब सो
क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? वाटर सप्लाई। वहां इलेक्ट्रिक सप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रिक सप्लाई लिख देना। अब क्या होगा कि यहां कहना चाह रहा है कि आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। मैं चाहता हूं कि अपने न्यूज़पेपर में इस प्रॉब्लम को आप छापिए। और छापेंगे तो सो मतलब उसको क्या होगा, देख करके, यानी वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम को देख करके जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का अधिकारी होगा, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन। जब वो न्यूज़पेपर में छप जाएगा तो उसको देख करके वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होगा उसे देख करके तुरंत एक्शन लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप जरूर ऐसा करिएगा। फिर आगे क्या लिखता है, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर एक्शन टू टेकन। मैं इंतजार करूंगा कि आप इस पे जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें। क्या ये बात सब में शामिल है कि नहीं? अब बताओ, कोई भी लेटर आएगा केवल ब्लैक वाली हेडिंग हटानी है, बाकी सब में सेम चिपकाना है। मजा आया? बोले ना, दहाड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, थैंक यू योर फेथफुली। योर ओबिडेंटली मत लिखना लेटर में, ठीक है ना। थैंक यू योर फेथफुली, नाम XYZ, इतना लिख दोगे काम खत्म। ठीक है, इतने पे सीधे तुम्हें 7 नंबर चिपकाएगा, यानी 7 3 10, आधा नंबर नहीं कटेगा। यही सही फॉर्मेट है लेटर लिखने का। समझ आई मेरी बातें? अब आती है बारी कि कौन सा इंपॉर्टेंट आएगा। तो टॉप 5 लेटर है, ठीक है, टॉप 4 कह सकते हो, इन दोनों को मिला के मैंने बोला है, ठीक ना। टॉप 3 कह सकते हो, एक वाटर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, और बैड कंडीशन ऑफ रोड, और चौथा क्या है आपका, चौथा है पॉल्यूशन। चौथा क्या है बच्चा? पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। समझ आई मेरी बातें? बाकी सब में सेम रखना। ठीक है, एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन जो बचपन में लिखते आ रहे हो उसी फॉर्मेट पे लिखना, फी कंसेशन पे यानी फीस माफी पे, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इससे बाहर अगर आ जाए तो जो कहना वो, इतना ही पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा। इतना तैयार करना, कोई ना कोई चिपक जाएगा, कोई ना कोई चमक जाएगा। 10 नंबर रेडी। बताओ वीडियो देखते देखते क्लियर हुआ कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा चीज क्लियर हुआ ना? केवल अब आपको माइंड में है कि आपको हरा वाला थोड़ा सा जो लिखा है उसे ध्यान देना है। 20 से 25 मिनट ध्यान दोगे, प्रैक्टिस मारोगे, हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अगर 20 से 25 मिनट में 5-6 लेटर अगर तैयार हो जाता है तो बड़ी बात है। समझ रहे हो? अब चलते हैं दोस्तों आर्टिकल की तरफ। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले आर्टिकल की। देखो, तुम्हें आर्टिकल बताने वाले बहुत मिल जाएंगे कि 5 आर्टिकल तैयार कर लो, 4 आर्टिकल तैयार कर लो, फंस जाएगा। लेकिन कोई एक भी बंदा को ये जल्दी ये नहीं बताने के लिए तैयार है कि आर्टिकल को लिखने का सही तरीका क्या है। इतना एक पैराग्राफ भर के आ रहा है, वही पढ़ दे रहा है। देखो बच्चे समझ आ गए, अरे यार बच्चे को रटना होगा तो घर पे रट लेगा। भाई ये क्यों नहीं समझ रहा है टीचर? ठीक ना, बच्चे को कहीं ना कहीं समय कम है, उसको कहीं ना कहीं टेक्निक चाहिए, कहीं ना कहीं ट्रिक चाहिए। समझ रहे हो मेरी बातें? लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो बताऊंगा जो कि डंके के चोट पे बोर्ड एग्जाम में उसी में से आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आर्टिकल प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, और कम समय में कम मेहनत में आर्टिकल कैसे तैयार हो, रटना ना पड़े। क्योंकि मैं कोशिश भरपूर कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इस तरह से बताऊं कि आपको रटना ना पड़े। क्योंकि हिंदी मीडियम के 80% से ज्यादा बच्चों को रटना पड़ता है इंग्लिश, क्योंकि उन्हें सही से फैकल्टी शुरू से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक ना, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब भी तुम क्या कहते हैं आर्टिकल लिखोगे तो काम कह रहा हूं उतना कर लिए तो 10 में 10 आराम से लेकर के आओगे। लिख के ले लो स्टाम्प पेपर पे। तो करना क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे मैंने दहेज प्रथा यानी डॉवरी सिस्टम पे मैंने आर्टिकल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले जब तुम्हारा पेज आएगा तो वहां आर्टिकल इस तरह से राइटिंग हेडिंग डाल देना, फिर उसका आर्टिकल राइटिंग हेडिंग डालने के बाद ब्रैकेट कर देना, और इस तरह से नीचे अपना हेडिंग डाल देना जिस पे आर्टिकल लिख रहे हो। पहला, ये पहला इंप्रेशन है, क्योंकि याद रखना कॉपी ही इंप्रेशन झाड़ेगा तुम्हारा। अगर तुम टॉपर बच्चों की तरह लिखोगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर खुश होगा, और नीचे में तुम्हारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बना के भी लिखोगे तो उस पर उतना फोकस नहीं करेगा। तुम्हारी प्रेजेंटेशन ही इतना धांसू तगड़ा इंप्रेशन जमा देगा। समझ रहे हो? तो करना क्या है, सबसे पहला क्या करना है कि ये गलती नहीं करना है जो बहुत बच्चे कर रहे हैं और बहुत टीचर करवा रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे के फॉर्मेट में आर्टिकल सिखा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, पहले हेडिंग डालो फिर पैराग्राफ, फिर हेडिंग डालो फिर पैराग्राफ, फिर हेडिंग डालो फिर पैराग्राफ। ये ऐसे का फॉर्मेट है, आर्टिकल का नहीं। एक कक्षा 10 में नहीं हो, एक कक्षा 12 में हो। इसलिए आर्टिकल में क्या होता है कि हेडिंग पहले ही लिखा जाता है डब्बे में, फिर उसके बाद नीचे पैराग्राफ लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है समझो। सबसे पहले मान लो तुम्हें करना क्या है, हेडिंग कैसे तैयार करना है। जो भी मैं 4-5 आर्टिकल दूंगा उसमें से कम 3 हेडिंग तैयार करना, क्योंकि 2 हेडिंग सेम रहेगा सभी में, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ठीक है, पहले में इंट्रोडक्शन डालोगे, डब्बा बनाओगे इस तरह का, फिर उसके बाद क्या करोगे, इंट्रोडक्शन डालोगे, नीचे में कंक्लूजन डालोगे। अभी जो 3 हेडिंग है, जैसे यहाँ डोवरी सिस्टम है तो इसके हिसाब से मैंने 3 हेडिंग लिया है। कॉजेस ऑफ डोवरी सिस्टम, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डोवरी सिस्टम, रोल ऑफ सोसाइटी यानी समाज की क्या भूमिका है दहेज प्रथा को लेकर के। समझो, समाज भी तो बहुत जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एकदम पावरफुल हेडिंग ले लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, तुरंत आर्टिकल लिखना शुरू नहीं करना मेरे भाई। तुरंत आर्टिकल लिखना शुरू नहीं करना। जैसे बताऊंगा समझो, तुम्हें रटना तो नहीं पड़ेगा, ये याद रखो। इतना ट्रिक बता दूंगा कि बना के तुम लिख लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, जो भी मैं 4-5 आर्टिकल दे रहा हूं उसमें सबका एक एक कोटेशन लिख लेना। कोटेशन का मतलब होता है कि तुम छोटे से 2 लाइन में इसके विचार बताओ,
किसी महान व्यक्ति का, किसी महान वैज्ञानिक का, किसी महान कवि का, जिसने इसके ऊपर बात कही हो 2 लाइन में, शायरी की तरह, डायलॉग की तरह। ठीक है, तो जैसे यहाँ डोरी सिस्टम में गांधी जी ने यहाँ पे क्या कहा था, एनी यंग मैन हु मैट डैश डैश डैश, यहाँ पे लिख दिया हूँ समझाने के लिए, ठीक है, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और जिसका तुम कोटेशन लिखोगे, बहुत लोग तो जानते भी नहीं है कोटेशन का मतलब क्या होता है। कोटेशन देखो शुरू में लिखा जाता है, ठीक है, शुरू में इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा करके कोटेशन लिख दोगे। और कोटेशन अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम अपने मन से कुछ बना देना, और यहाँ पे याद रखना, जब अपने मन से तुम कुछ लिखोगे यहाँ पे कोटेशन, तो यहाँ जैसे महात्मा गांधी ने इसे कहा था तो मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। तो जब तुम अपने से कोटेशन लिखोगे तो लिख देना इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, यानी मैं अपने तरफ से कुछ लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, इतना में तुम इंप्रेशन जमा दोगे। जैसे ही इतना तुम लिखे, जैसे ही इतना लिखे, याद रखना एग्जामिनर के मन में एक बात चला जाएगा कि ये बंदा पक्का टॉपर है, कहीं ना कहीं इंग्लिश की बहुत तगड़ी पकड़ है इसे, क्योंकि वो हेडिंग सही डाल रहा है, कोटेशन सही डाला है। इतना ही पे वो खुश हो जाएगा, यही पे उसका दिल खुश हो जाएगा। वो जान जाएगा कि ये बंदा जब इतनी सारी चीजें जान रहा है डीपली तरीके से आर्टिकल के बारे में, तो नीचे भी सही ही लिखा होगा, और यही फायदा तुम उठाओगे। जैसे ही वो सोचेगा कि इतना सही लिखा है तो 100% नीचे तो सही लिखा ही होगा, इसी का तुम कहते हैं ना फायदा उठाओगे। अब इसी का फायदा कैसे उठाओगे, ध्यान से समझो। इसके बाद क्या करोगे, जो तुम्हारा आर्टिकल है, जो तुम्हारा आर्टिकल है उसका कम से कम शुरू का 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ज्यादा से ज्यादा एकदम सही करेक्ट लिखोगे। ठीक है, इसका मतलब हर आर्टिकल के 3 लाइन शुरू के तुम्हें तैयार करने होंगे। ठीक है, 3 लाइन कम से कम, 3 लाइन कम से कम, कितना, 3 लाइन या 4 लाइन कम से कम तुम्हें एग्जैक्टली सही तैयार हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, लिखने का तरीका सही हो, खचर पचर मत करना, कट पिट मत करना। अगर गलती से गलती यहाँ पे हो भी जाए तो ऐसे इसे कट मत करना, 1 लाइन बस खींचना ऐसे कट करने के लिए और आगे बढ़ जाना। ठीक है, इस तरह से 3 लाइन केवल अगर तुम्हारा सही हो जाए, फिर उसके बीच में तुम इतना जरूर करना कि जो आर्टिकल मैं दूंगा उसे एक बार पढ़ लेना, ताकि तुम बना के लिख सको। फिर अपने शब्दों में, थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आती ही होगी, थोड़ा बहुत, आजकल तो आई लव ही बोल देते हैं तो अंग्रेजी में ही बोलते हैं, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी तो तुम अपने से बना करके लिख लोगे। ठीक है, जैसे ही अपने से बना के लिखोगे तो इसके नीचे अपने से बना के लिखते जाओ, लिखते जाओ। जैसे ही इतना पैराग्राफ कंप्लीट हो, फिर 1 लाइन छोड़ देना, फिर लिखते जाना, फिर थोड़ा सा 4 लाइन लिख लेना, फिर 1 लाइन छोड़ के लिख देना, इस तरह से। समझ रहे हो, इस तरह से करते करते कम से कम तुम 1 से 1.5 पेज जाओगे। कितना, 1 से 1.5 पेज या 2 पेज, क्योंकि एक पेज पे तुम्हें मिलेगा 5 नंबर और दूसरे पेज पे मिलेगा तुम्हें 5 नंबर। इतना अगर सही से लिख दिए, परचेंटेशन सही से है, कोटेशन और हेडिंग और पैराग्राफ ऊपर का 2-3 लाइन सही हो, 100 में 100 कह रहा हूं, तुम्हारा आधा नंबर कोई नहीं काटेगा, 10 में 10 नंबर लेके आओगे आर्टिकल में। और आर्टिकल जो अभी मैंने बताया है इतना सटीक आपको शायद ही कोई बताया होगा। यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो अभी जान लो कि कौन कौन से आर्टिकल तुम्हें तैयार करने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल तुम्हें, रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी महिला का भारत में क्या भूमिका है, महिलाओं का योगदान क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, सफाई के ऊपर जरूर आएगा, या तो टेररिज्म के ऊपर आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ही देख सकते हो 2025 में कैसा युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, आतंकवादी ने जब हमला कर दिया था। समझ रहे हो, तो कहने का मतलब है कि ये जरूर आएगा। फिर चौथा जो है सबसे पावरफुल है, ठीक है, इंडिया परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम, गेम के ऊपर जरूर पूछा जाता है। अब जब तुम गेम के ऊपर तैयार करोगे, ठीक ना, तो कोई जरूरी नहीं कि यही शब्द लिखे, हो सकता है तुम्हें ऐसे बोल सकता है फेवरेट गेम, या फिर आपका कोई गेम, या क्रिकेट के ऊपर, या वॉलीबॉल के ऊपर, फुटबॉल, किसी के ऊपर आएगा, जो तुम तैयार किए वही लिखना, क्योंकि गेम तुम्हें भाई लिखने को बोल रहा है। ठीक है, जो तुम्हें पसंद है वही लिख देना। फिर आता है प्राइस राइज और कंट्री, महंगाई के ऊपर, इससे बाहर आर्टिकल नहीं जाएगा, भरोसा रखो। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई चिपक जाएगा। अब आर्टिकल समझ आया, क्लियर हुआ। लिखने का तरीका, सबसे बड़ी चीज क्या है मेरे वीडियो की खासियत, कि देखो मैं तुम्हें ये तक गाइड कर रहा हूं कि तुम्हें प्रेजेंट कैसे करना है, केवल और केवल आधे पे नहीं छोड़ रहा हूं मैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट करो इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि सबकी मदद हो सके। समझ रहे हो मेरी बातें, तो शेयर भी करो, लाइक भी करो, और लाइक जरूर करना। अब नए हो गए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना। और अगला है दोस्तों सेंट्रल आइडिया का बिना रटे ट्रिक से कैसे तैयार करें। आपको पता है सेंट्रल आइडिया आप अगर पेज में लिखते हो इस तरह के, तो आधा पेज भर जाता है, पूरा पेज तो होता नहीं है। ठीक ना, सेंट्रल आइडिया लगभग आधा पेज लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, आधा पेज लिखा जाता है, ये बात आपको पता होगा। लेकिन आधा पेज बहुत लोग अगर रटे तो कम से कम 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करना पड़ता है, तीनों में से कोई एक आता है। ठीक ना, जितने भी सेंट्रल आइडिया है उनमें से 3 जरूर तैयार करना। अगर 2 तैयार करके जाओगे तो रिस्क लेके जाओगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 2 तैयार करके जाओगे तो चांसेस न फंसने का ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो, लक सही रहा तो फंस गया, इसलिए 3 से नीचे मत जाना और ऊपर भी नहीं जाना है, केवल 3 याद करना है। अब रही बात सेंट्रल आइडिया बिना तैयार किए,
बिना रटे थोड़ा सा मेहनत करके सेंट्रल आइडिया का 1 2 3 4 लाइन अपने आप तैयार हो जाएगा। बस 2 लाइन केवल तैयार करना होगा थोड़ा बहुत। कैसे क्या करना है ध्यान से समझो। कोई भी सेंट्रल आइडिया हो, कोई भी सेंट्रल आइडिया हो, बस उसका समरी थोड़ा सा जान लेना। क्यों सेंट्रल आइडिया में हो क्या रहा है, पोएट क्या कहना चाह रहा है, कवि क्या कहना चाह रहा है उस सेंट्रल आइडिया में। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको डेमो के तौर पे लिख के आया हूँ कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है। कोई भी आए, यहाँ पे जहां तक मैं ब्लैक तक लिखा हूँ, सब में यहाँ तक सेम लिख सकते हो। दिख रहा हो जितना मैं ब्लैक कलर में लिखा हूं, यहां से लेकर के यहां तक 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लगभग। ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड है तो आपको छोटा दिख रहा है, आप अपने कॉपी में करोगे तो 3 लाइन आराम से आ जाएगा। समझ रहे हो, ये 3 लाइन आराम से तुम लिख सकते हो, 3 लाइन ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर उसके नीचे अपने हिसाब से थोड़ा सा जो तुम समरी पढ़े होगे उससे रिलेटेड बना के लिख सकते हो, या फिर थोड़ा मेहनत करके तैयार कर सकते हो। क्योंकि अगर सेंट्रल आइडिया में सोचो तुम जो पूरा रट रहे हो, वहां का 3 लाइन अगर मैं ऐसा ही तैयार करा दूं फ्री में वीडियो देखते देखते, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो तुम्हें करना क्या है, सेंट्रल आइडिया में कोई भी सेंट्रल आइडिया तैयार करो, चाहे माई मदर पे, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, या फिर रोड साइड स्टैंड। मैंने 3 एग्जांपल लिया है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस पे भी सेंट्रल आइडिया तुम्हें तैयार करना है, 3 लोग, चाहे इसको ले लो चाहे इसके अलावा जो भी तुम्हें तैयार हो वो कर सकते हो। ठीक है, बस उसका तुम्हें क्या करना चाहिए, पोएट का नाम पता होना चाहिए, पोएट का नाम पता होना चाहिए, राइटर का नाम पता होना चाहिए। समझ आई मेरी बातें। तो ध्यान से समझो क्या करोगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके तुम काम कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी आए, चाहे ए वाला आए, चाहे ए वाला आए, चाहे ए वाला आए, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, लिखना है द पोयम, यहां तक लिख लोगे द पोयम। चाहे तुम माई मदर एट 66 पे लिख रहे हो, चाहे कीपिंग क्वाइट पे लिख रहे हो, चाहे रोड साइड स्टैंड पे लिख रहे हो। ठीक है, तो तुमने क्या लिखा, द पोयम। फिर उसके बाद क्या करना, तुरंत पोयम जिस पे लिख रहे हो जौन सा, अब वहां पे तो प्रश्न पत्र में दिया ही रहेगा 3 पोयम, तीनों में से कोई एक लिखना है, तो जो भी लिख रहे हो द पोयम के बाद उसका नाम डाल देना। जैसे मैंने माई मदर एट 66 पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्या नाम डाल दूंगा यहाँ, माई माई मदर एट 66, इस तरह से डाल दूंगा। ये लाइन कंप्लीट हुआ। द पोयम माई मदर एट 66 हैज बीन राइटन बाई, हैज बीन राइटन बाई, सब में ये चीज चिपकाओगे, हैज बीन राइटन बाई, सब में सेम चीज चिपकाओगे, हैज बीन राइटन बाई, हैज बीन राइटन बाई। उसके बाद क्या करना है कि जो तुम सेंट्रल आइडिया लिखे हो उसके पोएट का नाम तो याद होगा ही, हैज बीन राइटन बाई यानी कौन लिखा है, तो माई मदर एट 66 को कमला दास ने लिखा था। ठीक है, ये किसका पोयम है, कमला दास का, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, कमला दास डाल दोगे। क्या डाल दोगे भैया, कमला दास डाल दोगे। कमला दास डाल दोगे तो राइटन बाई कमला दास, राइटन बाई कमला दास, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज, फिर यहां तक सेम लिखोगे। यानी माई मदर एट 66 पूछा तो यहाँ माई मदर एट 66 लिखा, उसका पोएट का नाम लिखा, बाकी सब ब्लैक वाला हिस्सा सेम रखा। उसी तरह कीपिंग क्वाइट अगर लिखोगे तो कीपिंग क्वाइट यहाँ डालोगे और यहाँ राइटर का नाम डालोगे, बाकी ब्लैक वाला हिस्सा जितना है सेम रखोगे। चाहे रोड साइड स्टैंड तैयार करो, यहाँ रोड साइड स्टैंड डालोगे, रोड साइड स्टैंड का राइटर का नाम डालोगे, बाकी यहाँ तक सेम रहेगा। बस एक थोड़ा सा काम करना है, क्या लिखना है कि द पोयम, फिर उसके बाद माई मदर है 66, द पोयम माई मदर है 66, फिर हैज बीन राइटन बाई, हैज बीन राइटन बाई, हैज बीन राइटन बाई, हैज बीन राइटन बाई, फिर उसके बाद पोएट का नाम। ठीक है, फिर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज, यहां तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के बाद बस कम से कम इतना तो अब क्लियर हो गया बड़े आसान तरीके से। अब इसके बाद तुम क्या लिखोगे, बड़ी खास बात बता रहा हूं, ध्यान से समझो। जब तुम तीनों सेंट्रल आइडिया तैयार कर रहे होगे तो इसका समरी, समरी का मतलब समझ रहे हो ना, कि इसमें एक्चुअली में कहा क्या गया है, इस पोयम में बात किस चीज की हो रही है। जैसे अगर आपको पता हो माई मदर एट 66 में क्या होता है कि कमला दास की जो माता है बहुत ही बुजुर्ग हो गई है, और उसकी बुजुर्ग यानी बढ़ते उम्र को देख करके उनकी चेहरे पे जो झुर्रियां आ गई हैं, उसको देखते दौरान कमला दास बहुत ही ज्यादा उदास है, दुखी है अपने माता को लेकर के, कि मेरी माता बूढ़ी हो गई हैं, अब वो ज्यादा दिन तक शायद ना बचे। ठीक है, तो रास्ते में जब जा रही होती है गाड़ी से एयरपोर्ट की तरफ अपने माता के साथ, तो क्या कहता है, आखिरी मुलाकात में वो सोचती है कि अपने माता से अब दोबारा मैं मिल पाऊंगी या नहीं, ऐसा तो नहीं मैं जब आऊंगी घर तब तक मेरी माता टपक गई क्योंकि बुढ़ा गई है। समझ रहे हो ना, तो इसके ऊपर है। तो वही चीज यहाँ पे देखो सेम लिखा गया है, जो पोयम में है वही बात यहाँ लिख दिया गया है। कह रहा है इज, कह रहा है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, यानी इस पोएम में क्या है, इस पोएम में बात हो रही है एजिंग एंड द पोएट फियर, फियर यानी डर, ऑफ लॉसिंग हर मदर, यानी यहां बढ़ती उम्र की बात हो रही है और पोएट डर रही है अपनी मां को खोने का।
पॉइंट है कि नहीं? इतना आपको शायद हो सकता है वीडियो देखते देखते ही तैयार हो गया होगा। अगर यहां तक तैयार हो गया तो उसके बाद क्या है, द पोएट मदर इज पासिंग थ्रू हर ओल्ड एज। जो इसकी माता है वो बढ़ती उम्र को जिस तरह से पार कर रही हैं, उसको लेकर के घबराहट है किसको, पोएट को। इस तरह से करते हुए कम से कम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और चिपका देना। 3 लाइन ऐसे ही तैयार करा दिया, 3 लाइन और चिपका देना। इस तरह से तैयार करके सेंट्रल आइडिया तैयार। अब बताओ पूरा रटने की जरूरत है सेंट्रल आइडिया? नहीं ना। मजा आया ना, क्लियर हुआ ना? इस तरह से ही तैयार किया जाता है मेरे भाई। तो सेंट्रल आइडिया तैयार हो गया, ट्रिक बता दिया, 3 सेंट्रल आइडिया दे दिया। अगर बिल्कुल तैयार नहीं है तो इन्हीं तीनों पे काम करो, और अगर पहले से ही तैयार है, भूल रहे हो बार बार, तो एक ट्रिक लगाओ। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा कि मैंने बताया कि टॉपर बच्चे किस तरह से लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर को बिना रटे आता है बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे से लिख के आते हैं और पूरा मार्क्स लाते हैं। उसका कारण, उसका तरीका क्या है, ध्यान से समझो। जैसे प्रोज की बात करूं तो प्रोज में वो लोग क्या करते हैं टॉपर बच्चे, कि पूरे 8 चैप्टर पे फोकस नहीं करते हैं। अगर करना है तो साल भर पहले ही कर लेते हैं, यानी ये बचे हुए समय में वो लोग ये सब रटने की कोशिश नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो पहले चैप्टर छाटते हैं जो रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो पहले वो चैप्टर को देखते हैं कि रिपीटेड चैप्टर कौन है। तो सबसे ज्यादा इन 8 में सबसे ज्यादा अगर पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में 5 साल से क्वेश्चन, तो द लास्ट लेसन पे, किस पे भैया, द लास्ट लेसन पे, और क्या कहते हैं लॉस्ट स्प्रिंग पे और इंडिगो पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से उठाए गए हैं। तो तुम्हें करना क्या है, तैयार करने का सीक्वेंस क्या है, 3 चरण है। पहला चरण ये है कि तुम कहानी पे फोकस करो, ठीक ना। हिंदी में इसकी कहानी समझो, चैट जीपीटी पे चले जाओ, सीधे सीधे लिख दो कि द लास्ट लेसन का 150 वर्ड में कहानी समझाओ, क्या है इसमें, आसान भाषा में तुरंत वो समझा देगा। ठीक है कि द लास्ट लेसन में क्या कहते हैं, एम हेमल नाम का व्यक्ति रहता है जो क्लास में एक शिक्षक रहता है, और उसका वो क्लास में लास्ट दिन होता है, क्योंकि क्या कहते हैं फ्रेंच सरकार जो है, जो जर्मन सरकार है, उस पर आदेश लागू कर दी है, सब कुछ बंद करना है, भाषा वसा जर्मन का मानना है। फ्रेंच मतलब भाषा का भी दबाव था कि तुम अपनी भाषा नहीं बोल सकते हो, तुम्हें जर्मन बोलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसी बात को लास्ट में क्या करता है एम हेमल, अपने क्लास में बच्चों को समझाता है, बड़ा उदास होकर के, बड़ा शांत माहौल रहता है, समझाता है अपने भाषा के महत्व को। ठीक है, क्या करना चाहिए, समझ आए मेरी बातें। अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखता भी है फ्रांस जिंदाबाद, कभी कभी पूछा भी जाता है कि अपने ब्लैक बोर्ड पे वो क्या लिखता है, तो फ्रांस जिंदाबाद लिखता है। ठीक है, और वो जो फ्रांस नाम का लड़का होता है छोटा सा, वो बड़ा देर से पहुंचता है। तो इसी के ऊपर ये इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। ठीक है, तो तुम जब कहानी पढ़े रहोगे ना, तो क्या होगा, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नवा तुरंत पहचान जाओगे। अब प्रश्नवा पहचान जाओगे तो तुम्हें इंग्लिश में भला ही उसका आंसर नहीं मालूम है, लेकिन हिंदी में तुम्हें पता होगा कि उसका आंसर क्या है। समझ आई मेरी बातें। और तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन तैयार भी नहीं करना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन खुद ही दे रहा हूं, समझ रहे हो। लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, चाहे सप्लीमेंट्री का हो चाहे प्रोज का हो, तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि हिंदी का गद और पद मैं अभी तक नहीं डाल पाया। आज जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो इंग्लिश का प्रोज और सप्लीमेंट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्या कहते हैं गद और पद, संस्कृत का गद खंड हो, वो वाला भी सब कुछ मैं वहां पे टेलीग्राम पे आज डाल दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। ठीक ठीक है, आपको टिक लगा करके बस उतना आपको तैयार करना है। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, नए हो, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देखोगे तो मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब आते हैं अपने मुद्दे पे। तो हमारा मुद्दा यह है कि 3 तो तैयार होना चाहिए, कहानी पहले, फिर कहानी तैयार होने से फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ, और चौथा इसको क्यों लिखा हूँ, इसे तैयार नहीं करना क्या, ये चौथे को भी तैयार करना है। लेकिन कहने का मतलब मेरा है कि तीनों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, और चौथे को कोशिश करना है कि तैयार हो ही जाए, तैयार हो ही जाए। अगर इतना कर लोगे तो तुम्हारी 100% प्रोबेबिलिटी है कि फंसेगा ही फंसेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 2 करना होता है, प्रोज में भी और सप्लीमेंट्री में भी 2 करना होता है। यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नंबर तो शॉर्ट आंसर पे। ठीक है, और लॉन्ग 2 पूछा जाता है, 7 नंबर वाला 1 करना होता है, प्रोज में भी और सप्लीमेंट्री में भी। तो 14 नंबर यहाँ, तो 16 और 14 जोड़ दिया जाता है, सीधे सीधे 30 नंबर तो केवल क्वेश्चन आंसर का है 100 में, और बड़ी आसानी तरीके से लाया जा सकता है। इसीलिए तो देखते होगे टॉपर बच्चे डरते ही नहीं है, उनको कभी भी पूछोगे वो कभी उनके मुंह से नहीं निकल के आता है अरे यार जो पढ़ के गए थे वो आया नहीं, हाँ हाँ ठीक है हो गया, अच्छा था, ठीक ही था पेपर, ऐसे ऐसे बोल के निकल जाएंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंट ही अच्छा होता है, पावरफुल और नॉलेज यूज करते हैं। क्योंकि याद रखो कितना भी मेहनत कर लो, अगर तुम्हारा दिशा गलत है तो मेहनत खराब हो जाएगा, इसलिए स्मार्ट प्लानिंग यूज करना ही पड़ेगा। अब यहां तक हो गया, उसी तरह सप्लीमेंट्री की तरफ चलें तो सप्लीमेंट्री में 5 चैप्टर है, लेकिन 5 तैयार नहीं करना सप्लीमेंट्री में। ठीक है, तुम्हें 3 चैप्टर पे केवल फोकस करना है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और द एनिमी। इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं है, इसी चैप्टर के क्वेश्चन रिपीट करता है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, 5 में से तुम अगर मैथमेटिक्स के हो तो प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, 5 में 3 दिया हो तो ऑटोमेटिक फंसना ही फंसना है। समझ आई मेरी बात है, डर वाली बात ही नहीं है, तो मैं 5 पे क्यों फोकस करूं, हमारे पास समय नहीं है तो हम 5 पे क्यों फोकस करें, उससे अच्छा हम इन तीनों पे फोकस करेंगे। इन तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, समझ आई मेरी बात है, इन तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। वही रूल रहेगा, पहले कहानी समझना है,
ठीक है, जब इतना हो जाए तो उसके बाद अब आंसर लिखने की जब बारी आएगी तो आंसर में क्या करेंगे, कहानी समझ के क्या पूरा आंसर अपने मन से बना के लिखेंगे। बहुत लोग कहेंगे हो सकता है सर मैं बनाने ना जानूं, हो सकता है मैं बना के ना लिख पाऊं, तो क्या करूं, उसका भी जवाब है, यहां पे ध्यान से समझो। सबसे पहला काम क्या करना कि जैसे कोई भी प्रश्न है, जैसे व्हाट डज एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी यहाँ पे एम हेमल कक्षा में फ्रेंच लैंग्वेज की भाषा के महत्व को लेकर के क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो तुरंत हिंदी में याद आ जाएगा, अरे यार ऐसे ऐसे वहां पे था। तो अब तुम्हें हिंदी में पता है, भला ही तुम इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे, तो उसके लिए क्या करना, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा उनका कम से कम 1 से 2 लाइन कम से कम सटीक आंसर तैयार कर लेना, 2 लाइन से कम मत करना। 2 लाइन अगर सटीक आंसर तैयार रहेगा तो ऊपर का इंप्रेशन जम जाएगा। ठीक है, क्योंकि टीचर ऊपर से ही पढ़ना शुरू करेगा, जैसे ही पढ़ना शुरू करेगा फिर उसके बाद क्या करेगा, 2 लाइन जब तुम्हारा सही रहेगा तो उसके बाद अब तुम कहोगे अंदर में कुछ भी भर दे सर, पैराग्राफ कोई भी उठा के लाके भर दे, नहीं, उसका दिमाग बीच में भी जा सकता है, ध्यान बीच में भी जा सकता है, तो बीच में तुम्हारा इससे मिलते जुलता होना चाहिए। तो तुम अपने व्हाट्सअप लैंग्वेज में, अपने जो भी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो टूटी फूटी, उससे हिसाब से जोड़ जोड़ के लिख देना। समझ आई मेरी बात है। इतना करने के बाद तुम्हारा अगर 7 नंबर का प्रश्न है तो 7 नंबर आराम से मिलेगा, 100%। और अगर राइटिंग अच्छा रहा, प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, तब तो गारंटी के साथ कटेगा ही नहीं मार्क्स। और आती है बारी अब शॉर्ट की, तो अगर लॉन्ग आंसर तैयार कर लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं लॉन्ग से टूट करके निकलते हैं, और शॉर्ट का ज्यादा आंसर बड़ा होता नहीं है, बड़ी आसान तरीके से तैयार कर लोगे, और उसका हिंदी मीनिंग तो पता ही है क्योंकि कहानी समझ चुके हो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें तैयारी हो जाएगी। इतना काम करने के लिए अगर देखा जाए तो जो साल भर तुमने नहीं किया है, अगर रटने बैठोगे तो 2 क्वेश्चन रटने बैठोगे तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। उससे अच्छा है तुम 20 से 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा खूब से खूब कहानी समझने में दे दो। समझ रहे हो, कहानी समझने में, फिर उसके बाद जो मैं क्वेश्चन दिया हूं उस क्वेश्चन को पहले अलग करो, अलग करने के बाद उस क्वेश्चन के कम से कम लॉन्ग वाले का 1 से 2 लाइन तैयार करने की कोशिश करो, और बाकी अपने से बना के लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा 30 नंबर पक्का हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें, यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं अंतिम पैसेज की तरफ। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 15 नंबर का पैराग्राफ यानी अंतिम पैसेज दिया जाता है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको लगता है ना कि बस 1-2 वर्ड मिला करके लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर, जो मैच कर जाएगा वहां से काट पीट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, आप गलत है, बिल्कुल गलत हैं आप। ठीक है, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं सही पैटर्न, कहीं ना कहीं सही तरीका होता है, इसीलिए कहा गया है कि अंतिम पैसेज सॉल्व करने का तरीका सबके बस की बात की नहीं है। बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते, उनको लगता है कि अरे यार मैंने छाट करके लिख दिया, आंसर आ तो गया, हो गया, अब आंसर तो मिल ही जाएगा। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, 3-3 नंबर के 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या होता है ध्यान से समझो। पैसेज सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि जो एक पैराग्राफ दिया होगा उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 3-3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहला ट्रिक ये है कि जब भी जो 5 क्वेश्चन दिए हैं उनमें शुरुआत में जरूर, जाहिर सी बात है, पैसेज दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 100% है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो शुरू में क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। शुरू में क्या मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड को कट कर देना होता है, क्वेश्चन वर्ड को कट कर देना। क्वेश्चन वर्ड का मतलब हो गया व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, हु, ये सारी चीजें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको काट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड आपको दिख रहा है व्हाट शुड, तो इस व्हाट शुड को क्या किया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। व्हाट शुड को क्या कर दिया जाएगा भैया, व्हाट शुड को इस तरह से कट कर दिया जाएगा। यहां तक समझ आ रही मेरी बातें, व्हाट शुड को क्या कर देंगे हम लोग, कट कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे हु सूट दिख रहा है, इसे भी कट कर देंगे। वाई सूट दिख रहा है, इसे भी कट कर देंगे। हु सूट दिख रहा है, इसे भी कट कर देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड को पूरी तरह से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। क्वेश्चन वर्ड को हटाने के बाद, क्वेश्चन वर्ड को हटाने के बाद जो दिख रहा है उसे पढ़िए, द गवर्नमेंट एम एट, द गवर्नमेंट एम एट। अब ये चीज यहाँ पे मिलाई, कोई एक वर्ड नहीं मिलाना है, पूरा का पूरा वर्ड मिलाना है। ध्यान से देखिए, उस शब्द में इन सब का जिक्र होना जरूरी है। तो आप यहां से अगर पढ़ो बिलीव दैट, कोई मीनिंग नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब यहां से हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट, मिला, मैच किया। ठीक है, गवर्नमेंट शुड बी एम एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। अब यहां आ गया फुल स्टॉप, यहीं पे रोक दोगे, जैसे ही फुल स्टॉप आएगा यहां पे रोक दोगे। ये तुम्हारा पहले का आंसर हो गया। लेकिन 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 यहां भी गलत हो सकता है। जब भी तुम आंसर लिखोगे तो मैक्सिमम चांसेस होगा, यानी 90% चांसेस होगा कि आंसर के शुरुआत में आपको द लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूं तुम मास्टरमाइंड खोलना, इसका आंसर मिला के देख लेना, मेरा छाटा हुआ चीज एकदम एग्जैक्टली मैच करेगा। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना, यानी आप जो क्वेश्चन का आंसर छाट रहे हो वो एकदम मैच करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी तीर मार दें। ठीक है, तो यहां पे जब भी तुम आंसर लिखोगे तो कोशिश करना 90% चांसेस है कि द लगा के लिखना। यानी तुमने पढ़ा यहां से गवर्नमेंट से,
लेकिन तुम क्या लगा के लिखोगे, द गवर्नमेंट, तो क्या होगा, द गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। ठीक है, अब आप सोच रहे हो यार फुल स्टॉप आ गया, थोड़ा सा एक आग लाइन और लिख देते बढ़ा के, थोड़ा बड़ा लगेगा, यही गलती हो जाएगी, ये काम गलती से भी मत करना। समझ आई मेरी बात है, यहां तक क्लियर हुआ? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो चलते हैं अगले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो हु शुड दिया है, इसे कट कर दिया, अब बचा क्या, एडमिनिस्टर्ड द कंट्री। ठीक है, एडमिनिस्टर द कंट्री। अब यहां से तुम बीच में मत पढ़ना, बस पढ़ते जाना तुम। ठीक है, दिस दिस ही थॉट कुड बी डन ओनली व्हेन द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर। यहां पे अगर देखा जाए तो दिस ही थॉट कुड बी डन बाई ओनली व्हेन, यहां तक कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं दिखा। लेकिन यहां 10 से अगर पढ़ना शुरू करो तो यहां से देखना ना ध्यान से, गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री। पूरा मैच कर रहा है कि नहीं? ठीक है, एडमिनिस्टर्ड द कंट्री यही बोला, तो यहां पे क्या लिखोगे, तो दोस्तों यहां से लिखोगे आप गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल इन कंट्री, फुल स्टॉप आ जाएगा, रोक दोगे और आगे क्या लगा दोगे, इस बार द खुद लिखा हुआ है, द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन कंट्री। बताओ समझ आया, क्लियर हुआ? अब तीसरे का प्रश्न देखोगे तो इसी तरह से होगा, लगभग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, वाई शुड द एजुकेशन बी वीकली वाइडली डिफ्यूज्ड, यही लिखा है ना। अब इसको ध्यान से देखो, यहां से अगर पढ़ो सच, अब यहां तक पढ़ चुके हैं तो आगे से ही पढ़ेंगे, सच कैपेबिलिटी हैज नथिंग टू डू विथ बर्थ और डेट और पोजीशन, कोई मतलब ही नहीं निकला, कोई मतलब निकला इस शब्द का, कोई मतलब ही नहीं निकला। आगे पढ़ते हैं, बट सोलली अ मैटर ऑफ कैरेक्टर एंड नॉलेज, फुल स्टॉप आ गया, कोई मतलब नहीं निकला, छोड़ दो। आगे बढ़ो, दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रॉपर एजुकेशन, कोई मतलब नहीं निकला। आगे पढ़ते हैं, फुल स्टॉप आ चुका, हट गया ये, आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन शुड बी देयरफॉर बी वाइडली, अब देखो यहां से आ गया ना फुल स्टॉप के बाद, एजुकेशन शुड देयरफॉर बी widely diffused so that the most talented men in the whole population might be prepared for the business of the government। अब आ गया फुल स्टॉप। इसका मतलब यहां से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, और यहां एजुकेशन लिखोगे या द लगाओगे, द एजुकेशन लगाओगे। सेकंड रूल यह है, सेकंड ट्रिक यह है कि ज्यादातर द लगा करके इसे लिखना शुरू करोगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा, 100% फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो अंतिम पैसेज इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो 2024 में और 2025 में जो अंतिम पैसेज पूछा गया है, जो आपके पास मास्टरमाइंड या क्वेश्चन बैंक जो भी होगा, उनमें से कम 8-10 तो अंतिम पैसेज लेकर के साइड में इसी टेक्निक पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, 100% तुम्हारा 15 नंबर यहाँ का भी फिक्स हो जाएगा, 100% मेरे भाई। ठीक है, अब आती है बारी कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए। तो ट्रांसलेशन का पर्सनली वीडियो मैंने बनाया है, ट्रांसलेशन का पर्सनली वीडियो बनाया है, यहाँ पे आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जाकर के इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर के फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे क्या कहते हैं, आपको पर्सनली लॉस्ट स्प्रिंग हो चाहे आपका द लास्ट लेसन, उसका पर्सनली क्वेश्चन आंसर का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा कुछ मैंने समझा दिया और बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा उन बच्चों को जिनको इंग्लिश से डर लग रहा था। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा बेहतर परफॉर्म कराने का दम रखता हो। ठीक है, तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।